मशीन डिज़ाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख रहे थे चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ जो है टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप जो है नोट्स जिनका नोट्स हम दे दें तो आप पढ़ के भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो उनको डिस्कशन यहाँ पर डिस्कस करने से कुछ उतना फ़ायदा नहीं हो सकता ऊर्जा खर्च करने से हमारे। हम चाहते हैं कि उन सब चीज़ों पर ज़्यादा हम टाइम दें जो चीज़ें आपके लिए समझनी ज़रूरी है और समझना और आगे काम भी आएगा। कुछ चीज़ें जैसे थ्योरी के जैसे है तो नोट्स दे देंगे, आप पढ़ लेंगे और समझ भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और यही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये सब चीज़ें। तो एक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हिंदी में इसको कहते हैं सुरक्षा गुणांक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक क्या है कि देखिए, जब भी डिजाइनर कोई मशीन कंपोनेंट डिजाइन करता है तो वो जो होता है कुछ कंपोनेंट के लिए कुछ रिजर्व स्ट्रेंथ बचा के रखता है। रिजर्व मतलब उसके पास ये रिजर्व रहेगा, जैसे रखते हैं ना कि हम जो है कुछ चीज़ें अपने लिए रिजर्व रखते हैं, बचा के रखते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। कोई दुर्घटना हो गई हमारी लाइफ में, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है बचत करते हैं। अभी जो है बच्चे हैं, अभी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे बड़े होंगे आप करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मशीन कंपोनेंट के लिए भी डिजाइनर क्या करता है, कुछ जो है स्ट्रेंथ रिजर्व करके रखता है, ठीक है। यानी उसके एक्चुअल स्ट्रेंथ से जो है कुछ कम जो है वो चाहता है कि वर्किंग कंडीशन में उस पर लोड लगे, ठीक है, या वर्किंग कंडीशन में उसमें उतना जो है कम जो है स्ट्रेस उसमें उत्पन्न हो, यानी प्रतिबल उत्पन्न हो, ठीक है। तो यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी के आधार पे, मतलब यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही देकर उसके अंदर रिजर्व रखा जाता है, ताकि कभी एक्सीडेंट हो तो कोई दुर्घटना, मतलब कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा जान माल की हानि न हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा जो है पैसे का भी, जान माल का मतलब जान भी जा सकता है जो काम कर रहे हैं, माल का मतलब कि वहाँ पे जो पैसे जो हैं लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कंपोनेंट लगे हुए हैं, इतने खर्चे आए हैं, उनका जो है कोई नुकसान न हो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, आप डिफिनीशन लिख भी लेंगे, हम सीधे फार्मूला बताते हैं और इसी से डिफिनीशन भी बनता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी एफएस से डिनोट करेंगे, वो होता है अल्टीमेट लोड यानी अधिकतम भार या बल बटे वर्किंग आर परमिसिबल लोड, यानी कार्यकारी भार, इधर लिख देते हैं इसी को, हम ज़्यादा उधर ही चले जाते हैं, इधर का हिस्सा बचा रह जाता है, इसको कह सकते हैं कार्यकारी भार या अनुमेय, इसको आप लोग पढ़ते हैं अनुमेय भार। यानी कि ये जो है ये डिजाइन के लिए है, यानी कोई भी चीज एलिमेंट का डायमेंशन निकालने के लिए हम किस भार का प्रयोग करेंगे, जो डिजाइनर कहता है कि आपको किस भार का प्रयोग करना है, इस भार का प्रयोग करना है, न कि इस भार का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इस भार का प्रयोग करना है, यानी इतने लोड का यूज करना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 तक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और भी अधिक हो सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अदर कंडीशंस में, अभी देखेंगे, ठीक है ना। आपको एक टेबल भी दे दिया जाएगा, उसमें टेबल में दिया रहेगा कि अब इम्पैक्ट लोड है, ठीक है, इम्पैक्ट लोड्स के लिए 13, 12 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। ये देखिए रेशियो है बस
कहते हैं क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, अधिकतम भार और वर्किंग भार का अनुपात होता है, ठीक है ना, किसी कंपोनेंट के लिए। अगर स्ट्रेस में लिखें, स्ट्रेस के टर्म में, तो क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस या फेलियर, तो क्या कहें, इसको फेलियर लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब एक टाइप का लोड लगा हो तो कैसे हम डिजाइन करते हैं। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो उसके लिए जो फेलियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो ऐसे होता है। तो ये होता है वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, इसी को परमिसिबल स्ट्रेस भी कहते हैं, फेलियर स्ट्रेस यानी फेलियर वाला प्रतिबल बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस को अगर मान लीजिए इनिशियल मतलब मान लीजिए ये टेंसाइल वाला है तो सिग्मा से कैसे डिनोट करेंगे, तो फेलियर अगर डक्टाइल मटेरियल होता है तो हम जानते हैं कि यील्ड पर फेल होता है, यानी यील्ड टेंशन में जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है उस मटेरियल का, ठीक है ना, कंपोनेंट का जो मटेरियल लगा होगा वो पान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर ये कैसा है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल का मतलब तन्य पदार्थ है। तो अब यही बताया था हमने, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर, एक बार या दो बार हमने डिस्कस कर चुके हैं जब डिजाइन ऑफ शाफ्ट पढ़ा रहे थे तभी, एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा। और अगर वो ब्रिटल मटेरियल है तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मटेरियल का उस पर। ये क्या है, एस मतलब स्ट्रेंथ है और ये वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ है और टी मतलब टेंशन में, और ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है किसमें, टेंशन में, और अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस हम जो इतने जो है स्ट्रेस का यूज करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, इसीलिए हम जो है बार बार जो है जब भी डायमेंशन निकाल रहे थे, जब डिजाइन करवा रहे थे, तो कौन से स्ट्रेस का प्रयोग कर रहे थे, परमिसिबल वाला का, अनुमेय का। आपके बुक में भी दिया होता है किसका कितना है, कहता है कि अनुमेय प्रतिबल इसके लिए इतना है। वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भले ही नहीं दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है, अनुमेय प्रतिबल। तो इस प्रतिबल का हम प्रयोग करके जो है डायमेंशन निकालते, जैसे आपने शाफ्ट का डायमीटर निकाल लिया, की का लेंथ निकालते थे, ब्रेड्थ निकालते थे, हाइट निकालते थे, विड्थ हाइट की का, ठीक है, कपलिंग में निकालते थे। ये सब चीज़ों के लिए क्या लिखते थे आप लोग, परमिसिबल हमेशा लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा परमिसिबल, अल्टीमेट वाला नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक का मतलब, और ये होता है डिफिनीशन में यही लिखेंगे, इसको लिख देंगे भाषा के रूप में, हो गया आपका डिफिनीशन, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लिख देंगे। अब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले यानी इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं। तो हेडिंग है आपका, पहले इसको में करते हैं, अगर हेडिंग लिखेंगे तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ
सेफ्टी। हिंदी में कहेंगे सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमेशा जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो है चुनाव जो किया जाता है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम ले, वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या वर्किंग कंडीशन है, मतलब कैसे वर्क कर रहा है, किस कंडीशन में मशीन वर्क कर रहा है, ठीक है। और जो है पुराने हमारे अनुभव क्या रहे हैं, ठीक है। मतलब पुराने जो है अनुभव भी ध्यान में देना है कि भाई किस पर जो है अचानक से ऐसा भी होता है कि भले ही हम जो है अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख रहे हैं, अचानक से कभी मशीन में लोड बढ़ गया, अचानक से जो है कंपोनेंट क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन हो गया, मतलब और ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। तो पॉइंट वाइज इसी को लिख लेंगे। और एक और पॉइंट अब शुरुआत करते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ लोड पर क्या है, टाइप्स ऑफ लोड यानी लोड के प्रकार, भार के प्रकार, ठीक है। भार के प्रकार जैसे कि मान लीजिए अगर स्टैटिक लोड है तो बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है कि हमारे लिए वो लोड जो है कभी चेंज होने वाला नहीं है, वो स्थिर रहने वाला स्टैटिक लोड। अब मान लीजिए इम्पैक्ट लोड है, ठीक है। अब लाइव लोड है, लाइव लोड जो है हमेशा बदलता रहता है, समय के साथ उसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको अच्छे से लेना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी लोड मतलब मान जो होगा बढ़ सकता है, अचानक से कम हो सकता है, ठीक है ना, अचानक से बढ़ सकता है, इस तरह से होगा। इम्पैक्ट लोड में क्या होगा, अचानक से लोड बहुत हाई चला जाता है, स्ट्रेस पता है आपको दुगुना चला जाता है, ठीक है ना, दुगुने से भी ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। सडन लोड में दुगना चला जाता है, इम्पैक्ट लोड में दुगने से भी ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। उन सब चीज़ों को हमको ध्यान दे करके क्या करना है, ध्यान दे करके हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चुनाव करना है, ठीक है। ये नोट्स में पूरा आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हुआ, जैसे दूसरा चीज़ ये हो गया कि जब हम बना रहे थे तभी प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, तो निर्माण के समय उत्पन्न प्रतिबल ये भी प्रभावित करते हैं। इसके अनुसार देखने हम जो है मान जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान हमारा जो है चेंज हो सकता है, यानी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम अधिक उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। कि निर्माण के समय ही जो है कुछ जो है स्ट्रेसेस इंड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के समय भी क्या होते हैं, कुछ जो है स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं अंदर ही, ठीक है ना। तो उनको काउंट करने के लिए क्या किया जाता है, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उन सबको भी काउंट करने के लिए, ठीक। तीसरा चीज़ कि जो है जो कंपोनेंट है वो कितना, कंपोनेंट कितना जो है सीरियस के लिए, सीरियस केस के लिए, ठीक है। यानी कंपोनेंट के फेल होने पर जान माल की हानि, ये कहें। एक मान लीजिए अगर जो है कोई सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे कि गियर ये मान लीजिए रोलर बियरिंग है या बॉल बियरिंग है, उसमें अगर बियरिंग में जो है अगर बॉल जो हो गया वो फेल हो गया तो क्या हुआ, कुछ उतना दिक्कत नहीं होगा, फेल हुआ तो हमने क्या किया, फिर से उसको जो है लगा दिया नया करके,
ठीक है, या फिर उसको रिप्लेस कर दिया सीधे बियरिंग को ही। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है एक बॉयलर है, ठीक है, अब उसके सेफ्टी वाल्व में कोई दिक्कत आ रही है, आपने डिजाइन उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी मतलब सेफ्टी वाल्व मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत आ रही, और आपने जो डिजाइन किया बॉयलर सेल का, ठीक है, वो उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखा है जितना, मतलब बहुत कम ही रखा है, जैसे कि उस केस में रख देंगे क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे बॉल बियरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो हम रिप्लेस कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। अब बॉयलर है, बॉयलर में अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही रखते हैं जितना उसमें रखते हैं, तो मान लीजिए बाई चांस अगर जो है सेफ्टी वाल्व किसी कारण से नहीं ओपन हुआ, ठीक है, या उसमें कुछ हो गया, दिक्कत आ गई, तो क्या होगा, प्रेशर जो है अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और आपने अगर अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखा है तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से पूरा जान माल की हानि, ठीक है, पूरा जो है वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है जो वर्कर हैं उनके लिए, ठीक है, दिक्कत होगा। पैसे जो होंगे लगे हुए हैं वो जो है नुकसान होंगे, क्योंकि बॉयलर फिर से बनाने में बहुत खर्च आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज़्यादा अधिक रखते हैं, ताकि समय रहते देखा जाए, उसमें निगरानी करते करते देखा जाए कि अरे ये तो इतना समय हो गया, अभी जो है प्रेशर जो है इंक्रीज ही हो रहा होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वहाँ जाके चेक कर लिया जाएगा और समय रहते हो जाएगा, क्योंकि समय मिल जाएगा। अगर आपने कम ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा है तो ब्लास्ट होने में समय नहीं लगेगा ज़्यादा, और जो है ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक। अब डिजाइन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न एजम्पशंस हम मान लेते हैं ना, तो उन एजम्पशंस के हिसाब से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशन के दौरान कितना हम चाहते हैं कितना हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, कितना अस्थायित्व चाहते हैं, कि बार बार हमको जो है कोई चीज़ बदलना ना पड़े, या फिर सब कुछ स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ईच कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए भी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमको बार बार जो है चेंज ना करना पड़े, ठीक है। और कंपोनेंट्स के फेल होने की कंडीशंस पर अब मान लीजिए एक ही कंपोनेंट, उस पर कई टाइप का लोड लगा है, तो एक कंडीशन में तो मान लीजिए वो ठीक है, बियर कर लेगा, सपोर्ट कर लेगा, उतना जो है रिजिस्ट कर लेगा। लेकिन किसी कंडीशन में मान लीजिए वही टार्सन वाला हो गया, चाहे बेंडिंग मूवमेंट वाला हो गया, तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इसको क्या करती हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, अफेक्ट करती हैं, यानी इस पर प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब बहुत लंबा चीज़ है, इसको बताते रहेंगे, कम से कम 9-10 पॉइंट होंगे, पूरे हेडिंग वाइज होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही आवश्यक है, ज़्यादा जो है ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है ना, जानना है आपको यहाँ पे। बस ये है कि इस तरह से भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक,
अगला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबल संकेंद्रण। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबल संकेंद्रण। तो 3 इक्वेशन जो होते हैं पूरे डिजाइन में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो 3 इक्वेशन क्या हैं? सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, सिग्मा बी इज इक्वल टू 32m/πd क्यूब, और टाउ इज इक्वल टू 16t/। ओ इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं my/i, और ये सॉफ्ट के लिए हो जाएगा क्योंकि, और ये हो गया t/r/g। तो बेंडिंग स्ट्रेस, ये एक्सियल स्ट्रेस, और ये शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इन 3 चीज़ों को, 3 इक्वेशंस को फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डिजाइन कहते हैं। डिजाइन के फंडामेंटल इक्वेशंस है, इनका जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है डिजाइन में, हमेशा जो है बार बार यूज होता है। तो अब बात ये आती है कि जब तक ये यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो ये भी सिग्मा बी टाउ सब क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, मतलब हर जगह समान की तरह लगभग समान होंगे, तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मान लीजिए एक हम जो है ऐसे ले लेते हैं प्लेट, अब इस पे जो है टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, इधर पूरा यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस, बीच में एक होल है, ठीक। अब इस कंपोनेंट को जब होल पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक मेथड होता है देखने का, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कहते हैं, उसका नाम है फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक। तो फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक से जब हम देखते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को इस जगह पे, मतलब स्ट्रेसेज को देखते हैं इस जगह पे कैसे स्ट्रेसेज आ रहे हैं, तो बस यहाँ पे इधर तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेसेस का ऐसे जो होता है ऐसे इंक्रीज शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आके मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेसेस का क्या हो जाता है, ऐसे जो होता है इंक्रीज शुरू हो जाता है, मतलब जब हम देखते हैं ऐसे तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हम स्ट्रेस का मान जो हो रहा है अचानक से क्या हो रहा है, बहुत हाई हो जा रहा है, अचानक से स्ट्रेस का मान अब हर जगह एक जैसा नहीं रह गया, अब स्ट्रेस का मान पूरी तरह से क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेस का मान इस तरह से पूरी तरह से बदल रहा है, तो यहाँ पर यानी यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो कहते क्या हैं कि जब एरिया में कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी, अचानक से कमी या फिर एब्रप्शन आ जाए, एब्रप्ट चेंज आ जाए, एब्रप्ट चेंज,
और सडन कॉन्ट्रैक्शन यानी अचानक कॉन्ट्रैक्शन। एरिया का बात कर रहे हैं, ये एरिया का। एरिया में अगर अचानक कॉन्ट्रैक्शन या फिर अब्रप्ट चेंज आ जाए डायमेंशन में, अब्रप्ट चेंज इन डायमेंशन, अचानक से परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सब कुछ सही चलते चलते अचानक से यहाँ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो क्या होता है कि उन जगहों पर, ठीक है ना, कुछ जगहों पर क्या हो जाता है, स्ट्रेस का लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वहाँ पे स्ट्रेसेस का मान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस जगह को या फिर उस लोकलाइज स्टेट ऑफ स्ट्रेस को स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यानी जहाँ पे खूब ज़्यादा स्ट्रेस आ गए, जैसे यहाँ पर स्ट्रेस का मान अचानक से बढ़ गया, और देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इस पूरे रीजन में, इस थोड़े से रीजन में, होल के रीजन में स्ट्रेसेस का मान बहुत ज़्यादा हो गया, इधर कुछ, इधर जो है कम ही है। तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो एरिया में सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया या फिर अब्रप्ट चेंज आ गया, एरिया में भी कह सकते हैं अब्रप्ट चेंज, या डायमेंशन में अब्रप्ट चेंज आ गया, अचानक से चेंज आ गया, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और यही डिफिनीशन है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो इसको जो है प्रभावित करने वाले कारकों और डिफरेंट चीज़ों को हम लोग, ये अभी हो गया हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का डिफिनीशन। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्यों जो होता है हाईली होता है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, जो कि एक मान देख लेते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। क्या देखते हैं हम लोग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। अब जो है मतलब ये फैक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को ध्यान में रख के हम जो है डिजाइन करते हैं। यानी जो है इतना जो है हम लोग लोड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, लोकलाइज स्ट्रेस को फाइंड करते हैं। मतलब कितने लोकलाइज स्ट्रेसेस का मान कितना ज़्यादा, मतलब कितना मैग्नीट्यूड में या फिर कितना जो है एक्स्ट्रा मतलब बढ़ गया है। तो ये क्या होता है, केटी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है हाईली पॉसिबल स्ट्रेस एट द, या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अपॉन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन।
एलिमेंट्री इक्वेशंस, एलिमेंट्री इक्वेशंस फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन आप ले लीजिए। ठीक है, जहाँ की बात कर रहे हैं उस पर जो है मैक्सिमम जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, और अगर जो है उसमें मान जो है अगर फंडामेंटल इक्वेशन से मान लीजिए टेंसाइल वाला था, तो टेंसाइल में ये क्या है, सिग्मा ई है और सिग्मा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वाला मतलब इतना जो है। ठीक है, और एक्चुअल केस में कितना था, ये सिग्मा था। तो सेम जो है वही मतलब सेम कंपोनेंट के लिए सेम एरिया लेंगे, तो जो KT का मान होगा, ठीक है, इसको सिग्मा 0 भी कह सकते हैं आप, तो KT जो होगा वो होगा सिग्मा मैक्सिमम अपान सिग्मा 0। इसी तरह से अगर टाउ की बात करें तो टाउ मैक्सिमम अपान टाउ 0। ठीक है, सिग्मा B की बात करें तो वही होगा सिग्मा B मैक्सिमम अपान सिग्मा B 0। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस फैक्टर से, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से, ठीक है ना, मतलब उच्च मान, उच्चतम मान जो होगा एक्चुअल कंडीशन में जो डिसकंटिन्यूटी पर जितना उच्च मान निकलेगा, जैसे मैक्सिमम मान कितना ये है स्ट्रेस का, ठीक है, अपान नॉमिनल स्ट्रेस जो फंडामेंटल अगर इक्वेशन यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और उसी एरिया के लिए जो एरिया हम यूज करें, जिस एरिया पर हमारा जो मान आ रहा है उसके लिए जो सिग्मा का मान होगा, ठीक है, ठीक है, इस पे बात यह है कि इसी एरिया को ध्यान में रखते हुए आप इसको भूल जाइए। अगर इसी एरिया पर, उस एरिया पर बात करें और वो जो है फोर्स, जो जिस फोर्स के कारण ये जो सिग्मा ई आ रहा है, उसी फोर्स के कारण जो सिग्मा जो मतलब वो आएगा, जो इस इक्वेशन को लगाने के बाद जो मान आएगा, ठीक है ना, उसको ले लें और उतना मैक्सिमम अपान उतना कर दें, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, यानी कि प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।